जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जून का करंट अफेयर्स हम लोगों ने देख लिया था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब हमें उन्हें ही डील करना है। और अब हम मई का पहला पार्ट देखेंगे करंट अफेयर्स का। तो जो पिछली जितने भी वीडियोस हैं आप लोग करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मई के करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, जो इंडियन एयरफोर्स का एक कंटिजेंट है वो एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन से देश गया, यही आपका सवाल है। यानी भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने किस देश में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लिया। तो ये जो एक्सरसाइज रेड फ्लैग है ये साल में 4 बार आयोजित होता है और इसे आयोजित किया जाता है यूएसए के द्वारा। इसमें एक से अधिक देश शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग को कंडक्ट किया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। इसमें एक से अधिक देश शामिल होते हैं। तो भारत कहाँ पे शामिल हुआ? यूएसए के द्वारा कराए गए इस सैन्य अभ्यास में जाकर शामिल हुआ। अलास्का में ये सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया था। तो यहीं पर ये बात लिखी गई है कि ये जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है रेड फ्लैग, ये इसका अभी दूसरा संस्करण है 2024 का। तो यानी कि 2 और आने हैं, तो साल में ये 4 बार होता है हर बार। और ये अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर को डेवलप करने का फैसला किया है? तो टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है, ये सवाल है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर टीसीएस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने का फैसला किया है। देखिए इसका जो टेक्निकलिटी है कि ये होता क्या है, अभी इसमें आपको उतना नहीं जाना है। मेंस के हिसाब से भले ही आप उसको थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में अभी हमें इतना डिटेल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना भी अगर आपको फैक्ट पता है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अग्निकुल आपको ये बताना है कि किस आईआईटी का इनक्यूबेटेड का मतलब है कि उनके द्वारा उनके संरक्षण में शुरू किया गया जो स्टार्टअप है। तो आपको बताना है कि कौन से आईआईटी के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल ने 30 मई 2024 को सुबह 7:15 बजे श्रीहरिकोटा से सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया। तो सिंगल पीस का मतलब ये कि देखिए 3D प्रिंटिंग होती है और आपका अलग अलग जैसे 3 डायमेंशनल कोई फिगर तैयार हो गया, कोई घर बना लीजिए, कोई रॉकेट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, तो 3 डायमेंशनल है, 3D है ये। तो आपको ये बताना है कि कौन से आईआईटी के तहत ये अग्निकुल आता है जिसने इस दुनिया के पहले रॉकेट को तैयार किया है जो कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। यानी कि एक ही बार में इस रॉकेट को तैयार कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि 10-15 हिस्से में बनाया गया और फिर उसको जोड़ दिया गया है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है और इस आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास, डी ऑप्शन। तो देखिए पूरा अगर यहाँ पर हम डिटेल देखें तो अग्निबाण नाम है। अग्निबाण जिसको हम कहते हैं सॉर्टेड यानी सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, इसके पास यूनिक डिस्टिंक्शन है ऑफ हैविंग बीन लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड। इसे जो है अग्निबाण जो ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर था। टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर का मतलब है कि कुछ खास तकनीकी दिखाने के लिए आपने इस रॉकेट को तैयार किया, ऊपर भेजा और इसने कुछ कार्य किया, एक्सपेरिमेंट किए और फिर ये नीचे आ गया। और इसे भारत के पहले निजी लॉन्च पैड से जिसका नाम है धनुष, खुद अग्निकुल ने स्थापित किया है, वहाँ से इसे छोड़ा गया था, इसका प्रक्षेपण किया गया था। और ये भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। किस दिन हम लोग हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं? यानी प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ पे आप इमेज में भी देख रहे हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 31 मई। और इस बार का जो थीम है वो थीम है आपका प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। यानी विषय था इस बार का विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 का जो विषय था वो था बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। किस दिन हर साल हम वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाते हैं?
यानी हर वर्ष विश्व स्तर पर विश्व भूख दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 28 मई को हम लोग विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे के रूप में हर साल मनाते हैं। और इस बार का जो थीम है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए कभी कभी दिन का नाम भले ही ना पूछे लेकिन थीम पे हमेशा सवाल 1 से 2 बनता है हर साल। तो इसका थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, यानी संपन्न माताएं और संपन्न विश्व। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे घर में जो माताएं खाना बनाती हैं उनका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब हमारे परिवारों और समुदायों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए इस थीम को तैयार किया गया है, संपन्न माताएं संपन्न विश्व, यानी थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। थीम को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थीम पर ही पूछा जाता है। अभी हाल ही में एक इंडियन जिम्नास्ट हैं जिनका नाम है दीपा कारमाकर। इन्होंने इतिहास रच दिया, भारत का पहला गोल्ड मेडल लाकर एशियन चैंपियनशिप में। तो अभी तक कोई भी जिम्नास्ट भारत की तरफ से एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं ला पाए थे या ला पाई थी, और ऐसा दीपा कर्माकर ने करके इतिहास रच दिया। आपको बताना है कि दीपा कर्माकर जी कौन से राज्य को बिलोंग करती हैं, कौन से राज्य की हैं, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा की ये रहने वाली हैं, यही क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा की रहने वाली दीपा कारमाकर ने 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं के वॉल्ट व्यक्तिगत फाइनल में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जोस राउल मुलिनो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं कौन से मध्य अमेरिकी देश यानी सेंट्रल अमेरिकन नेशन का। तो ये कौन सा देश है आपको बताना है, पनामा है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है या होंडुरास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पनामा। जोस राउल मुलिनो पनामा के रहने वाले हैं, वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव को इन्होंने जीता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम मैप में भी देखेंगे तो देखिए ये अपना सेंट्रल अमेरिका है, तो इधर वेनेजुला है, दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया है, उसके बाद देखिए पनामा है। इसी पनामा में पनामा कैनाल भी है, पनामा नहर भी है सुएज नहर की तरह, और इनका कैपिटल जो है राजधानी पनामा सिटी है। इसके अलावा हम सेंट्रल अमेरिकन देशों को देखें तो कोस्टा रिका है, निकारागुआ है, होंडुरास है, अल सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो आप मैप में भी जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एटलस हमेशा देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए एटलस को तुरंत देखिए। हाल ही में दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट यानी दूसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। पहला जो था वो पिछले साल था, अभी हम देखेंगे कि कब आयोजित, कहाँ आयोजित किया गया। तो दूसरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है ये आपका हाल ही में दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में आयोजित किया गया है। और दुनिया का जो पहला मेजर समिट था, इस तरह का कोई प्रमुख शिखर सम्मेलन था कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा को लेकर, वो ब्लेचले इंग्लैंड में हुआ था 2023 में, और इस पर सवाल भी पूछा गया था। RO PCS किसी एक एग्ज़ाम में इस पर सवाल भी आया हुआ है। इंडो बांग्ला बाउल म्यूज़िक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया मई में, टू मार्क 250th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच बांग्लादेशी फिलोसफर, यानी भारत बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन मई में किस बांग्लादेशी दार्शनिक की 250वीं जयंती के अवसर पर किया गया। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, गोविंद चंद्र देव जी, अख्तर इमाम, सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता, फ़कीर ललन शाह जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़कीर ललन शाह जी। इन्हीं की 250वीं जयंती के मौके पर भारत बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन बांग्लादेश में हुआ था। तो यही लिखा हुआ है कि रहस्यवादी संत यानी कि जो मिस्टिक संत सेंट और ह्यूमनिस्ट मानवतावादी विद्वान फ़कीर लालन शाह जी की 250वीं जयंती मनाने के लिए ढाका में एक इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का आयोजन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कौन से डेट को, कौन सी तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कर का घोषणा किया, और ये पहला इस तरह का हम इंटरनेशनल डे ऑफ द मार्कर को मनाएंगे।
मारखोर को मनाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस को घोषित किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 24 मई। और जो ये 24 मई 2024 है, हम इस डेट को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं मारखोर दिवस के रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है और इसका IUCN रेड लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो नियर थ्रेटेंड है, यानी कि संकटग्रस्त या संकटापन्न के रूप में हम ये जानवर जाना जाता है। और ये पेंच सींग वाला एक बकरी है। आप फिगर में भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बकरी जैसा ये नज़र आएगा। और काफ़ी जटिल और घुमावदार इसके जो हैं वो सर्पिल आकार के सींग उगते हैं, लगभग 5 फीट के आसपास। तो 5 फीट के आसपास का सींग काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए ये जानवर थोड़ा सा अनोखा है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूसर देश बन चुका है? यानी भारत किस देश को पछाड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है, ये आपको बताना है। चाइना को पछाड़ के, इंडोनेशिया को पीछे करके, जापान को पीछे करके, या फिर वियतनाम को पीछे करके? तो भारत ने जापान को पीछे करके ये उपलब्धि हासिल की कि वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन चुका है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू का ये कहना है कि भारत 2015 में 9वें स्थान पर था। उसके बाद भारत ने अपनी सौर ऊर्जा की क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी की और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि भारत में जब 2015 में जितनी बिजली का उत्पादन होता था, उसमें सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर का जो हिस्सेदारी था वो मात्र 0.5% था। यानी जितनी भी बिजली हमारे देश में 2015 में प्रोड्यूस होती थी, बनती थी, जितनी भी बिजली बनती थी, उसमें 99.5% हिस्सेदारी सोलर पावर के अलावा था। सौर ऊर्जा मात्र आधा % ही उसमें टोटल हिस्सेदारी थी जो बिजली हमारे यहाँ उत्पादन होता था। और आज ये लगभग 6% के आसपास हो गया 2023 में। इसको ध्यान रखना है आपको। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया जल के संरक्षण को डिस्कस करने के लिए? तो जल संरक्षण पर चर्चा के लिए, वाटर कंजर्वेशन पर डिस्कस करने के लिए 10वां विश्व जल मंच किस देश में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। और यहाँ पर भी आप इमेज में देख सकते हैं 10th वर्ल्ड वाटर फोरम बाली 2024। और बाली कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया। अब आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में, इंडोनेशिया जो है वो अपना नया जो कैपिटल है, उसकी राजधानी बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है? कौन से द्वीप पर इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल बना रहा है, अपनी नई राजधानी बना रहा है? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। जब भी आपको ये फैक्ट पता चल जाएगा जो अभी मैंने आपसे पूछा, इसको आप मैप में जाके देखिए, उसके अगल बगल ये देखिए कि क्या कोई इस तरह की वॉल्केनो की पहाड़ है, कोई ज्वालामुखी पहाड़ है अगल बगल, कोई जल मडरू मध्य है, कोई स्ट्रेट है अगल बगल इंपॉर्टेंट। इस तरह की चीज़ों को भी साथ में देखते चलिए, तो आपका ज्योग्राफी भी करंट के साथ कंप्लीट होता जाएगा। मई में ज्योति रात्रे जी ने इतिहास रच दिया। कैसे इतिहास रचा? भारत की सबसे उम्र दराज महिला के रूप में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। यानी मई में ज्योति रात्रे जी ने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। और आपको ये बताना है कि वो कौन से राज्य की हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वो मध्य प्रदेश की हैं। और आप इनको देख सकते हैं, इनकी लगभग 55 साल की उम्र है। और पिछला इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा था वो 53 वर्ष के आसपास की थी। तो 55 वर्ष की आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। पिछले साल भी इन्होंने ट्राई किया था, लगभग 8126 मीटर के आसपास ये ऊंचाई पर पहुंची। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे जो अंतिम का जो 700 मीटर चढ़ना था, वहाँ पे काफ़ी बर्फीली तूफानें चल रही थी। इसकी वजह से उनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा और इस साल उन्होंने ट्राई करके ये रिकॉर्ड हासिल कर लिया। मई में एक साइक्लोन आया था रेमल, एक चक्रवात था रेमल। वो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों जगह काफ़ी उसने अपना प्रभाव छोड़ा था। आपको ये बताना है कि ये जो नाम है चक्रवात तूफान का रेमल, ये किस देश ने इसका नामकरण किया है? ये बांग्लादेश ने नाम दिया है, ओमान ने दिया है, यमन ने दिया है, या खुद हमारे देश भारत ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओमान। ओमान ने ये साइक्लोन का नाम रेमल दिया है। अब इसको किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ये साइक्लोन रेमल कहाँ पर आया था, किस जगह पे असर किया था,
और आपसे इसका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि ये साइक्लोन रेमल जो कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल के अगल बगल के जो कुछ राज्य थे जैसे झारखंड है वहाँ भी इसने अपना असर छोड़ा था, तो इसका नामकरण किसने किया था रेमल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओमान। ध्यान रखिएगा इस बात का। और 2024 के प्री मानसून सीजन का ये पहला साइक्लोन है। अरेबिक भाषा में अगर आप देखेंगे तो ये जो रेमल शब्द है, कहाँ गया ये रेमल, ये यहाँ रेमनल थोड़ा ऐसे गलती से हो गया है। रेमल, रेमल जो नाम है इसका मतलब होता है रेत अरबी भाषा में। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट ईशान। अब आपको ये बताना है कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ये प्रोजेक्ट ईशान। तो ये आपका रेलवे से जुड़ा है, मेडिकल सेक्टर से जुड़ा है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा है, आईटी सेक्टर से जुड़ा है, या फिर विमानन क्षेत्र यानी कि एविएशन सेक्टर से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विमानन क्षेत्र। एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है प्रोजेक्ट ईशान। तो देखिए है क्या कुल मिला के बात, भारत के इस समय 4 एयर स्पेस रीजन हैं, उन्हें हमें एक जगह पे लाना है, यही इसका लक्ष्य है। तो फिलहाल भारत के जो 4 एयर स्पेस हैं जहाँ पे फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स कहा जाता है FIR, वो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। चारों अलग अलग फ्लाइट रीजन अपना इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए हम एक जगह बनाना चाहते हैं इसे, और ये कहाँ बनाना चाहते हैं? नागपुर में। ये भी ध्यान रखना है आपको। प्रोजेक्ट ईशान किसके लिए है ये इंपॉर्टेंट है। 4 हमारे देश में फ्लाइट रीजन्स हैं, फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्षेत्र हैं, और साथ ही साथ फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्षेत्र तो हैं ही, इसके अलावा हम जब एक बनाना चाहते हैं इन चारों शहरों का फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्षेत्र, तो वो नागपुर में हम बनाना चाहते हैं। टोक्यो यूनिवर्सिटी ने दुनिया का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी किस देश में इनॉग्रेट किया, ये आपको बताना है। यानी टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दक्षिण अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना या फिर मेक्सिको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिली। अटाकामा के रेगिस्तानों में वहाँ पर टोक्यो यूनिवर्सिटी ने, टोक्यो विश्वविद्यालय ने दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पर स्थापित किया है। और इसी की वजह से इनका जो ये वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, इसका नाम है अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, और इसे जो है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। इसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब इसलिए दिया गया क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ये ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है समुद्र तल से लगभग 5640 मीटर की ऊंचाई पे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारे भारत का जो पहला एयरपोर्ट बना है एक प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का मतलब आपके यहाँ जितना भी कचरा उग रहा है, ठीक है, आप उसे ज़मीन में नहीं गाड़ रहे हैं। जैसे आप कई सारी जगह देखेंगे हमारे नगर निगम में कैसे होता है कि एक ज़मीन पता कर लेते हैं और वहीं पे ले जाके पूरे शहर का जो भी कचरा वगैरह रहता है जो प्रोसेस हो जा रहा है तो अच्छी चीज़ है। जो मान लीजिए प्रोसेसिंग जिसका प्रसंस्करण आप नहीं कूड़े का कर पा रहे हैं तो आप ले जाके उसे ज़मीन में गाड़ना शुरू कर देते हैं, गड्ढे में डालना शुरू कर देते हैं। तो ये पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है भारत का, पहला ऐसा एयरपोर्ट है हमारे भारत का, और ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जिसे जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा हवाई अड्डा है जिसका ये फिगर भी बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बात देखिए, ध्यान रखिए, त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही है। तो हो सकता है आपको अगले ऑप्शन में जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन मिले तो त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिले तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या तिरुवनंतपुरम एक ही है, और ये केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जैसा आप लोगों को पता है, और केरल का सबसे बड़ा शहर भी है। कौन सा ब्लॉक है जिसने फाइनली अपना अग्रीमेंट सहमति दे दिया है दुनिया का पहला मेजर लॉ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ बनाने के लिए? यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित रेगुलेट करने के लिए दुनिया के पहले, ये वर्ल्ड का फर्स्ट है इसलिए आपको ध्यान रखना है, दुनिया के पहले प्रमुख कानून पर किस गुट, किस ब्लॉक ने अंतिम सहमति दी है? EU ने, ब्रिक्स ने, G20 ने या फिर आसियान ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ ये यूरोपियन यूनियन हो जाएगा EU, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है, EU कमीशन है,
इसने बोला है कि हमारे पास पावर होगा किसी भी कंपनी को, अगर वो एआई एक्ट इस कानून का उल्लंघन करता है तो इतना इतना जुर्माना है, जो भी होगा हम उससे लेंगे। हाल ही में टू लैम कौन से आसियान ग्रुप के देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? यानी हाल ही में टू लैम इनका नाम है, टू लैम को आसियान समूह के किस देश का, यानी कौन से देश के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं? इस क्वेश्चन में आसियान समूह के देश का पूछने का मकसद ये है कि आपका तुरंत ध्यान चला जाए कि टू लैम जो हैं वो हमारे साउथ ईस्ट एशियन देश के हैं। अब आपके सामने ऑप्शन क्या है? कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड। तो ये बने हैं टू लैम, नए राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम देश के, और ये वियतनाम के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी थे टू लैम, और बाद में इस बार ये नए राष्ट्रपति के रूप में शामिल हो गए उस देश में। और आखिरी सवाल ये है कि हाल ही में जारी हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, आपको बतानी है। यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 39। अब देखिए इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो यूएसए ने टॉप किया है, अमेरिका शीर्ष पर है। 2021 में जो भारत की रैंक थी वो थी 54वीं, और अब हम पहुंच चुके हैं 39वें पे। तो भारत जो है दक्षिण एशिया में हाईएस्ट रैंक पर है अमंग द मिडल इनकम इकोनॉमीज के बीच में। तो यानी निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान पर शामिल है। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से बार बार रिवाइज करते हुए चलिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो भी मिलेंगे 1-2 दिन में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मई का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और 1-2 दिनों में आप लोगों को अगस्त का भी पूरा करंट अफेयर्स 20 तारीख तक हमने ऑब्जेक्टिव का देख लिया था, तो 10-11 दिन के जो आखिरी के हैं वो हम देख लेंगे। सितंबर से पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को हर दूसरे दिन एक करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो मिलता चले। और अभी यूरोपियन यूनियन का, कल हम लोग यूरोपियन यूनियन का मैप देखेंगे। अफ्रीका का हमने देखा था, ईयू में काफ़ी कुछ है सीखने को, समझने को, तो यूरोपियन यूनियन का मैप देखेंगे कल हम लोग। और नए शेड्यूल जो है अगले 3-4 दिनों का, वो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो पढ़ते रहिए आप लोग, अभी भी समय है, बहुत अच्छा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।